मुझे नहीं पता था कि शादी के चंद दिनों के बाद ही ससुराल में मेरे साथ यह सब कुछ होगा। मैं जिस खुशी और उमंग से शादी करके ससुराल आई थी, मेरी वह खुशी कुछ दिनों में ही मुझसे रूठ गई, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। न जाने कैसे मैं जो भी काम करती वह बिगड़ ही जाता था। चाहे खाना बनाने का काम हो, कपड़े सुखाने का काम हो या घर का बाकी और भी काम। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और अगर मैं कोई फैसला ना करती तो मेरी जान भी जा सकती थी। आखिरकार मैंने वह किया जो करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी की। 20 साल की उम्र में जब मैं शादी करके अपनी ससुराल आई, मेरी सास ने ननद को कहा, जाओ जाकर दुल्हन को उसके कमरे में छोड़कर आ जाओ। मैंने बहुत ही भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था, जो कि मुझसे संभल ही नहीं रहा था। मैं किसी तरह उस लहंगे को पकड़कर चल रही थी। मुझे परेशानी में देखकर मेरी ननद रूही ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से मेरे लहंगे को पकड़कर मुझे कमरे तक लेकर गई। कमरे का दरवाजा बंद था, और फिर जैसे ननद दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि कमरे से बहुत ही खूबसूरत गुलाब की खुशबू फैल रही थी। ताजा गुलाब की पंखुड़ियों से सारे कमरे की सजावट की गई थी। बेड पर भी लाल गुलाब के फूलों से दिल बनाया गया था, और पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। यह सब देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी मैं अपनी ननद रूही के साथ ही खड़ी थी, और मेरी ननद भी उस कमरे को बहुत ही गौर से देख रही थी। लेकिन फिर अचानक से मैंने देखा, रूही आगे बढ़ी और सारे फूलों को अपने पैरों से मसलने लगी। इतना में जब भी उसका मन नहीं भरा, उसने बेड पर जो चादर बिछा था, जिस पर फूलों की बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, चादर का एक कोना पकड़ा और उसे झटका दिया, जिस कारण से सारे गुलाब के फूल फर्श पर बिखर गए। मैं तो हैरानी से सिर्फ यह सब देखती ही रह गई। 2 मिनट के अंदर ही पूरा कमरा तहस से नहस हो गया था। सारा का सारा डिजाइन खराब हो गया था। मैं तो एकदम से चुपचाप खड़े बस ननद की हरकत को देखे जा रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद ननद ने बिस्तर के चादर को ठीक किया और बड़े ही प्यार से बोली, आ जाइए भाभी, बैठिए, आपका ही कमरा है। मैं कुछ ना बोली और सिर्फ हैरत भरी नजरों से ननद की तरफ देखने लगी। लेकिन इस बार ननद भी मुझे कुछ ना बोली और कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरी शादी को 1 सप्ताह हो चुका था। मैंने भी घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। घर के अधिकतर काम मुझे ही करने पड़ते थे। आज मैंने बाल्टी भर कपड़े भी धोए थे और उसे सुखाने के लिए छत के ऊपर पहुंची थी। मैं बड़ी मुश्किलों से इतनी भारी बाल्टी उठाकर सीढ़ियां चढ़कर छत के ऊपर पहुंची थी। फिर मैंने एक एक करके कपड़ों का पानी निचोड़कर उसे तार पर फैलाया। कपड़े फैलाकर फ्री हुई तो मैंने चैन की सांस लिया, क्योंकि आज मैंने सारे भर घर भर के कपड़े को हाथ से ही धोए थे। वॉशिंग मशीन खराब थी और सबके मैले कपड़े इकट्ठे हो चुके थे। आज मैंने हिम्मत करके सबके कपड़े साथ में ही धोकर फैला दिए थे, और फिर कपड़े फैलाकर मैं नीचे उतर आई। कपड़े धोने के कारण मैं काफी थक गई थी, इसलिए सोचा आधा घंटा आराम कर लेती हूँ, फिर लंच बनाऊंगी। अभी मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, मुझे आंगन से कुछ गिरने की आवाज सुनाई थी। मैं जल्दी से उठकर आंगन में आई तो देखकर हैरान रह गई। जो कपड़े मैंने अभी कुछ देर पहले छत पर फैलाई थी, वह नीचे आंगन फर्श पर पड़े हुए थे। वह कपड़े एकदम से गोल बने हुए आंगन में फर्श पर पड़े हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे छत पर से किसी ने फेंका हो। मैं दौड़कर छत पर बाकी कपड़ों को देखने के लिए गई। मैं देखकर हैरान थी कि दोनों तारों पर जो कपड़े मैंने फैलाए थे, वह भी जमीन पर पड़े हुए थे, और छत पर मिट्टी होने के कारण सारे कपड़े उस मिट्टी से खराब हो गए थे। दूर दूर तक वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, मगर मुझे पता था कि यह काम किसका है, और मैं वही सर पकड़कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मेरे पिछले 4 घंटे की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। मगर अब मैं कर भी क्या सकती थी। रोते हुए मैंने सारे गीले कपड़े फिर से उठाकर बाल्टी में इकट्ठे किए, ताकि उनको फिर से धोकर फैला सकूं। मेरा नाम सौम्या है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे। हमारे कपड़ों का बिजनेस था जो कि अच्छा चल रहा था, जिस कारण से पापा ने शहर के बीचों बीच एक अच्छा बड़ा सा घर खरीद लिया था। इस घर में हम 4 लोग बहुत ही आराम से रह रहे थे। मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई चारों बहुत ही खुश थे। जिस घर में हम लोग रहते थे, उस घर के ऊपर वाले फ्लैट को पापा ने किराए पर लगा दिया था। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, हमारा किराएदार सेकंड फ्लोर पे रहता था।
पापा बिजनेस के सिलसिले में सवेरे निकलते थे और रात तक ही आते थे। हमारे घर के ऊपर फ्लोर पर बहुत सारे किराएदार रहते थे और कोई कोई किराएदार तो हमें काफी तंग भी करता था। काफी किराया नहीं देता तो कभी बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद भी उसका सही से बिल नहीं देता। लेकिन उन्हीं सब किराएदार में एक किराएदार था प्रशांत, जिसकी उम्र 26 साल थी और वह बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। वह कई सालों से हमारे घर में किराएदार बनकर रह रहा था और बहुत ही अच्छे से रह रहा था। समय पर किराया भी देता और कभी भी किसी चीज को लेकर कुछ भी मना नहीं करता था। फिलहाल वह पापा को बहुत ही पसंद था और वैसे पाप बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। उसका घर तो किसी दूसरे शहर में था, मगर नौकरी की वजह से वह यहाँ पर रहता था। बस उसे 1 साल पहले ही नौकरी मिली थी। पहले वह और लड़कों के साथ किसी हॉस्टल में रहा करता था, मगर जब से उसकी तनख्वाह बढ़ी थी उसने अलग रहने का सोचा और हमारे घर किराए पर ले लिया। उसने अपनी बातों से मेरे पापा का दिल जीत लिया था। पापा भी उसे पसंद करते थे और जब भी छुट्टी वाले दिन पापा घर पर होते तो वह अक्सर आकर पापा के साथ बैठकर बातें करने लगता था। पापा भी उसके साथ बैठकर बहुत ही मजे से बातें करते थे। उसकी और पापा की उम्र में काफी अंतर था, फिर भी उसकी पापा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब पापा को उस पर पूरा भरोसा हो गया था तब पापा उसे घर पर बुलाने लगे थे। वह शाम को चाय पर आता। जब भी घर में कुछ अच्छा खाना पकता तो पापा उसको खाने पर बुला लिया करते थे। फिर वह मम्मी पापा और मेरे भाई के साथ बैठकर खाना खाता, जबकि मैं रसोई में ही खाना खा लिया करती थी। और अब ज्यादातर ऐसा ही हुआ करता था। वह मेरे छोटे भाई से भी खूब बातें करता था। मेरा छोटा भाई मुझसे काफी छोटा था और काफी चंचल भी था। कभी कभी वह छोटे भाई के लिए टॉफी भी लेते आता था। पापा तो धीरे धीरे उसके इतने करीब हो गए कि उसमें पापा को अपना बेटा नजर आने लगा था। वह हमारे घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करता था। पापा तो अधिकतर घर से बाहर ही रहते थे और मम्मी ज्यादातर चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए मम्मी कभी कभी उससे सामान वगैरह भी मंगा लिया करती थी। इसी तरह उसका रिश्ता हम लोगों के घर से एक अलग टाइप का ही बन गया था। उसे कभी कभी मैं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझे पसंद करता है और कहीं ना कहीं वह मुझे भी अच्छा लगने लगा था। एक दिन वह किराएदार प्रशांत मेरे छोटे भाई के लिए टॉफी लेकर आया। उसने एक टॉफी उसे दिया और कहा, जाओ जाकर अपनी दीदी को दे आओ। मेरा छोटा भाई मेरे पास दौड़ते हुए आया और मेरे हाथों में टॉफी पकड़ाने लगा, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने उससे टॉफी नहीं ली और उस टॉफी को वापस प्रशांत के पास भेज दिया। मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि जाकर प्रशांत को कह देना मुझे टॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी और प्रशांत की मुलाकात बहुत ही कम होती थी, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी और वह भी सुबह ऑफिस चला जाता था और शाम को ही वापस आता था। उसके घर का रास्ता हमारे घर के आंगन की सीढ़ियों से ही था और उसी आंगन में हम लोगों का मंदिर भी था। जब भी प्रशांत ऑफिस से घर आता तो मैं अपने कमरे में ही होती थी, तो फिलहाल मेरी और उसकी मुलाकात बहुत ही कम होती थी। मगर आज वह दफ्तर से थोड़ा जल्दी आ गया था तो मैं आंगन में ही काम में बिजी थी। वह मुझे अकेला देखकर मेरी तरफ चला आया और मुझसे कहने लगा, अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं है तो मुझे बता दो, आपको और क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही ले आऊंगा। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान थी। मैंने कहा, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने यह गुस्से से जवाब दिया और मैं उसकी तरफ देखे बिना ही अंदर कमरे में चली गई। फिर वह अगले दिन भी ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया। आज मैं फिर आंगन में ही थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। उसने साफ साफ शब्दों में मुझसे माफी मांगी थी। मेरा दिल भी नरम पड़ गया। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या कहूँ। फिलहाल मैं इतना ही कह पाई कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उसके अंदाज से इतना तो पता चल गया था, वह मुझे पसंद करने लगा है और वैसे भी काफी सुलझा और अच्छा लड़का था। फिलहाल मेरे दिल में भी उसके लिए नरमी पैदा हो गई थी। उसे हमारे घर रहते हुए करीब 2 साल हो चुके थे। इन 2 साल के अंदर में वो मेरे सभी घर वालों के बहुत ही करीब आ गया था। मैं भी कब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ और अब मेरी भी धीरे धीरे उससे कुछ न कुछ बातचीत हो जाया करती थी। उसने मुझसे वादा किया था वह जल्दी अपने माँ पापा को मेरे रिश्ते के लिए भेजेंगे। अब प्रशांत को अपने शहर में ही नौकरी मिल गई थी, इसलिए आज वह हमारा घर छोड़कर अपने शहर जा रहा था।
मैं उसके जाने से बड़ी उदास थी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे यूं रोता देखकर वो मेरे करीब चला आया और कहने लगा, परेशान होने की क्या बात है, अब तुम इस तरह से मत रो। मैं बहुत जल्द तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊंगा। उसने मुस्कुराकर मुझे तसल्ली दी थी तो मुझे बड़ा आराम मिला था। अगले हफ्ते ही वो अपने माँ पापा के साथ हमारे घर आ गया। उसके माँ पापा भी उसके तरह ही बहुत सुलझे हुए अच्छे लोग थे। उन्होंने पापा से मेरे रिश्ते की बात की तो पापा क्यों मना करते। पापा को वैसे भी प्रशांत बहुत ही पसंद था। मेरे पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे। उन्होंने मेरी शादी के लिए पहले से ही पैसे जोड़कर रखे थे। फिलहाल पैसों की कोई परेशानी नहीं थी। 2 महीने के बाद ही शादी की तारीख रखी गई थी। फिर हम सब शादी की तैयारी में पूरी तरह से बिजी हो गए और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। सारे काम बड़े अच्छे तरह से बीत गया और फिर मैं विदा होकर प्रशांत के घर आ गई। हमारा घर शहर से काफी दूर था। आज मैं इतना लंबा सफर तय करके बहुत ही थक गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफर तय किया था, क्योंकि हमारे थोड़े बहुत जो रिश्तेदार थे वो हमारे घर के आसपास ही रहते थे। फिलहाल मैं कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं गई थी। मेरी सास रसों में लगी हुई थी जबकि मैं आराम करना चाहती थी। मेरी थकान को देखते हुए मेरी सास ने मेरी ननद को कहा, दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ आओ। मेरी ननद ने मुझे सहारा दिया और भारी भरकम लहंगा संभाल कर मुझे कमरे के दरवाजा तक ले आई। उसने दरवाजा खोला तो पूरा कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा था। ताजा गुलाब की पंक्तियों से हमारे कमरे की सजावट की गई थी। बेड पर भी लाल गुलाब के फूलों से दिल बनाया गया था। मेरी ननद दरवाजे पर खड़ी कमरे को निहार रही थी, फिर आगे बढ़ी और पांव से सारे फूल को कुचलने लगी। उसे बिस्तर पर से चादर को कोने को पकड़कर झटका तो सारे गुलाब फर्श पे बिखर गया। मैं हैरत से उसे देख रही थी। उसने 2 मिनट में कमरे का सारा सजावट बिगाड़ दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और फिर बिस्तर को ठीक ठाक करके बड़े प्यार से बोली, आ जाइए भाभी, आपका ही कमरा है। मैं अभी ननद की इस रवैये पे हैरान थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसने सब क्यों किया। मैं हैरत से आंखें फाड़े बस उसे देखे जा रही थी, जबकि वो मैं नजरअंदाज करके कमरे से बाहर निकल गई। अभी मैं बिस्तर पर बैठी ही थी कि प्रशांत कमरे में दाखिल हुआ था और कमरे की हालत को देखकर मुझे कहने लगा, यह सब करने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर तो कमरे को सजा रहने देती। उसने मुझे कहा तो मैं सुनकर उठ बैठी और कहा, मैंने सब नहीं किया। फिर किसने किया? यह सब तुम्हारी बहन रूही ने किया। मैंने उसे सच बता दिया तो वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आया था। प्रशांत, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? मैंने नहीं किया, यह सब रूही ने मेरे सामने सब किया। अच्छा चलो छोड़ो, तुम जाओ, जाकर कपड़े चेंज करके आराम कर लो। उसे मेरी बातों पर यकीन आया तो उसने बात बदल दी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और आज मेरे साथ यह सब कुछ हुआ था। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और ननद थे, जबकि मेरी एक और ननद थी जो कि शादीशुदा थी। वह तो हमारी शादी के दूसरे दिन ही वापस अपने घर चली गई थी। लेकिन मेरी दूसरी ननद रूही अभी तक कुंवारी थी और वह प्रशांत से भी बड़ी थी। मेरी सास ने मुझे शादी के अगले हफ्ते ही रसोई का रास्ता दिखा दिया था और मैंने भी घर का सारा काम संभाल लिया था। रूही घर का और कोई भी काम नहीं करती, मगर वह मेरा काम बिगाड़ने में हमेशा आगे रहती। न जाने उसे मुझसे क्या परेशानी थी। मेरे पति को मेरे हाथ की पालक पनीर बहुत ही पसंद थी, इसलिए अक्सर मैं रात के समय पालक पनीर बनाया करती थी। आज भी प्रशांत ने मुझे पालक पनीर बनाने की फरमाइश की। मैं बहुत ही प्यार से उस रात के खाने में पालक पनीर बनाने लगी। मैंने अपनी तरफ से मसाले डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से पालक पनीर बनाया। आज उनकी छुट्टी का दिन था, इसलिए प्रशांत भी घर पर ही था। मैंने खाना डाइनिंग टेबल पर सजाकर और सभी को खाने के लिए बुला लिया। सभी को खाना खाने के लिए प्रशांत पालक पनीर देखते ही कहने लगा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है और हाँ, बड़ी जोरों की भूख भी लग रही है। यह कहकर उसने पालक पनीर अपने प्लेट में निकाला और रोटी के साथ खाने लगा। लेकिन अभी उसने पहले निवाला ही मुंह में डाला था कि उसने फौरन वापस उगल दिया और कहा, यह क्या बनाया? उसने मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने भी अपने प्लेट से एक चम्मच उठाकर एक चम्मच पालक पनीर मुंह में डाला तो मुझे भी वापस उगलना पड़ा, क्योंकि पालक पनीर में मिर्ची इतनी तेज थी, उसे खाना ही बहुत बड़ा मुश्किल था। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने तो बिल्कुल नाप कर मसाला डाले थे। शायद मुझे यहाँ के चम्मच का अंदाजा अभी तक नहीं था, मगर फिर भी मेरा अंदाजा इतना बुरा नहीं था कि खाने में इतनी मिर्ची तेज हो जाए। आखिरकार किसी ने भी खाना नहीं खाया और फिर प्रसाद ने ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर किया और मुझे कहा,
कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में सब्जी आ जाएगी, फिर हम सभी लोग खाना खा लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम परेशान मत हो, उन्होंने मुझे तसल्ली दी और फिर कमरे में चले गए। उस दिन तो हम सबने बाजार का आया हुआ खाना खा लिया, मगर अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था। मैं पूरे ध्यान से खाना बनाती, मगर कभी मिर्ची तेज हो जाती, कभी नमक, तो कभी इतना पानी होता कि रोटी के साथ खाना दुश्वार हो जाता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे इस तरह की गलती कैसे हो जा रही थी। वह तो भगवान की कृपा थी कि शादी के पहले भी प्रशांत ने मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाया था, क्योंकि जब हमारे घर पे किराएदार था तो अक्सर पापा उसे खाना खाने के लिए बुला लेते थे। इसलिए प्रशांत को मुझ पर भरोसा था और वह मुझे समझाता था। लेकिन मेरी सास यही समझती थी कि मुझे खाना पकाना नहीं आता है। मेरी सास ने 2 हफ्ते के बाद ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, देखो बहू, कल से खाना मैं ही पका लिया करूंगी, तुम परेशान ना हो। सास के मुंह से यह सुनकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। लेकिन मेरे साथ समस्या यह थी, केवल खाना ही नहीं, मैं जो भी काम करती वह सारे काम कुछ देर बाद अचानक से खराब हो जाते थे। कभी मेरा कमरा मुझे बिखरे हुए मिलता, जबकि मैंने कुछ देर पहले अपने कमरे को अच्छे से सजाकर बाहर निकलती थी। कभी कभी प्रशांत के कपड़े जो कि मैंने इस्त्री करके रखे हुए थे, वह मुझे जले हुए मिलते थे। यह सब कौन और क्यों कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही परेशान थी और मुझे इतना तो समझ में आ गया था, यह सारा काम रूही ही करती है, क्योंकि मैंने उसे आंखों से सुहागरात के दिन मेरे कमरे को बर्बाद करते हुए देखा था। लेकिन वह यह सब क्यों कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैं भी यह रात जानना चाहती थी। आखिर उसका मुझसे क्या दुश्मनी है, आखिर उसे मुझसे क्या तकलीफ है, जो कि वह मुझसे इस तरह से बदला ले रही है। वह सबके सामने तो बहुत ही अच्छी बनती थी, और अगर मैं सारी बात घर में किसी को भी बताती, कोई भी मेरी बात पर भरोसा ना करता, क्योंकि वह सबके सामने मुझे प्यार से बुलाती, मेरी खातिरदारी में लगी रहती, डाइनिंग टेबल पर मुझे अलग अलग सब्जी और खाना उठाकर देती और कहती, भाभी आप यह खाएं, आप वह खाएं। मैं तो उसके रवैये पे हैरान हो जाती थी, ये कितना चालाक है। सबके सामने मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आती थी, मगर मेरे पीठ पीछे मेरी चीजों को बिगाड़ देती थी। घर में कोई जिन या भूत तो था नहीं जो ये काम करता। आज रूही को देखने मेहमान आ रहे थे। मेरी सास ने कहा, तुम रसोई में मेरी मदद कर देना। फिर मैं जैसे कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे बताया, मैं मेहमान के आने की तैयारी में लग गई हूँ। मेरी सास ने हर चीजों को खुद से तैयार किया था, बस मैं उनके कहने अनुसार उनकी मदद कर रही थी। मेरी ननद गुस्से में मुंह बनाए कमरे में ही बैठी रहती, और तो और मैंने उन्हें किचन में आने भी नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई चीज खराब हो, मेहमान नाराज हो जाए। असल में चाहती थी कि रूही को लड़के वाले पसंद कर जाए और उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए और वह इस घर से विदा हो जाए, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रखा हुआ था। फिर शाम में मेहमान आए, देखा सुनी हुई, सब कुछ बिल्कुल ठीक से हो गया और मेहमान भी खुशी खुशी वापस अपने घर लौट गए। तो मैं भी खुश थी, आज उसने कोई गड़बड़ नहीं की थी। इसका मतलब था कि रूही शादी के लिए तैयार थी। मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और रूही को बुलाने के लिए उसके कमरे में चली गई। वह फोन पर किसी से बात करने में बिजी थी और किसी से मेरे बारे में कह रही थी कि मेरा भाई उसे डाइवोर्स देने वाला नहीं है। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, अब जो करना है तुम्हें ही करना है, मैं कुछ नहीं जानती। उसकी बात सुनकर मैं तो अवाक सी रह गई थी। ना जाने वह किससे बात कर रही थी, मगर वह मेरा प्रशांत से डाइवोर्स क्यों करवाना चाहती थी, मैं समझ नहीं पाई थी। अब मैं कमरे में दाखिल हुई तो उसने जल्दी से फोन रख दिया, मगर मेरे कानों में जो कुछ सुना था उस पर मैं यकीन करने को तैयार ना थी, इसलिए मैं डायरेक्ट बात करना स्टार्ट किया। मैंने उसे डायरेक्ट ही पूछ लिया, तुम क्यों मुझे डाइवोर्स दिलवाना चाहती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गई और कहा, भाभी मैं आपको डाइवोर्स क्यों दिलवाऊंगी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं। वह फिर से मासूम बन गई थी, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मैंने कहा, देखो रूही, मैं सब जानती हूँ। आज तक मेरे साथ जो जो परेशानी हो रही थी वह सब तुमने किया है। आखिर तुम यह मेरे साथ क्यों कर रही हो, आज तुम्हें मुझे सच सच बताना ही पड़ेगा। फिर वह बोली, भाभी मैं आपकी बात नहीं कर रही थी, वह हमारे ही कॉलेज की फ्रेंड है जिसके बारे में बात कर रही थी। उसका पति का नाम भी प्रशांत है, उसने अपने क्लासमेट से ही शादी की थी। मैं उसकी बातें कर रही थी, उसने इतने आराम से बातें बनाई, मैं कुछ ना कह सकी और चुपचाप उसके कमरे से वापस लौट गई।
रूही मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार थी। उसने आज तक मुझे कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया था कि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकती, मगर मैंने ठान लिया था कि मैं अब इसका राज खास करके ही रहूंगी। आखिर कब तक यह मुझे यूं अपनी जाति का निशाना बनाती रहेगी। प्रशांत को मेरे हाथों का मीठा रसगुल्ला बहुत ही पसंद था। मैंने रसगुल्ला बनाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, मगर मुझे मालूम था रूही जरूर कोई गड़बड़ करेगी। फिलहाल मैं प्रशांत के साथ फ्रिज के सामने जो कमरा था जाकर वहां पर खड़ी हो गई। अब प्रशांत भी हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मैंने उसको चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में रूही दबे हुए कदमों से रसोई की तरफ जाती हुई दिखाई दी, तो मैं प्रशांत को हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे चली आई। अब मैंने देखा कि रूही ने फ्रिज से मिठाई वाला पतीला निकाला, उसमें करीब आधा किलो नमक मिला दिया, और फिर उसने जैसी नमक मिलाकर पतीले को फिर से फ्रिज में रखने वाली थी कि प्रशांत ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। उसके पास अब कोई बहाना नहीं था जो उस वक्त वो बनाती। मैंने वहीं पर खड़े खड़े प्रशांत को रूही के बारे में सभी कुछ बता दिया जो वह अब तक मेरे साथ करते आ रही थी। और तो और आज प्रशांत ने भी सभी कुछ अपने आंखों से देख लिया था। मैंने कहा, रूही अब तो बता दो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। तो वह कहने लगी, भाभी मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वह फिर से वैसे ही मासूम बन गई। लेकिन आज प्रशांत ने सभी कुछ अपनी आंखों से देखा था। अब वह उस पर विश्वास करने वाला नहीं था। फिर प्रशांत कहने लगा, तुम यह सब कुछ आदित्य के लिए कर रही हो ना। उसने गुस्से से पूछा तो मैं चौंक गई। इस बार रूही ने भी गुस्से में कहा, हाँ मैं उसी के लिए यह सब कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूटा है, वरना आज मैं अपने घर होती। उसका शब्द इस तरह से तेज था कि मैं हैरान रह गई थी। मैंने आज तक कभी भी रूही को इस तरह से बोलते हुए नहीं देखा था। वह तो हमेशा से ही बहुत ही धीमी आवाज में बात करती, मगर उसका असली रूप आज सामने आया था। फिर वह कहने लगी, तुम सीधी तरह से इस लड़की को डाइवोर्स दो और मीरा से शादी करो, ताकि मेरा और आदित्य का रिश्ता फिर दोबारा जुड़ जाए। उसने उंगली उठाकर प्रशांत को धमकाया था, और मेरे सास ससुर भी आवाज सुनकर वहीं पर आ गए थे। रूही एक ही बात कह रही थी, हाँ अभी तक मैंने ही भाभी के सारे काम बिगाड़े हैं, और यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। वह सीधा साधा इल्जाम प्रशांत पे लगा रही थी। आज मेरे सास ससुर को भी रूही की सारी हकीकत पता चल गई थी। मेरी सास कहने लगी, तुम यह सब कुछ करती रही और तुम्हें शर्म नहीं आई। तो मेरी ननद मेरी सास को कहने लगी, हाँ नहीं आई शर्म, क्योंकि आपने भी तो मेरा साथ बहुत गलत किया। आपने जो मेरे साथ किया वह आपको नजर नहीं आता। आप तो अपनी बहू को पाकर खुश हो गई, क्योंकि यह आपके बेटे की पसंद है, जो कि अब आपकी पसंद बन गई है। आपको मेरा उदास चेहरा नजर नहीं आता कि मैं किस दुख तकलीफ से गुजर रही हूँ। यह सब सुनने के बाद मेरी सांसें तेज चलने लगी और मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो इस बार प्रशांत ने कहा, देखो रोही, तुम्हें क्या लगता है मैं शिल्पा को डाइवोर्स देकर मीरा से शादी कर लूंगा? तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। प्रशांत की बात सुनते ही रूही कहने लगी, अगर तुमने इसे डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं इसे जान से मार दूंगी। उसने तो गुस्से से यह कहा तो मैं उसकी बात सुनकर डर गई, और वह वहां से गुस्से में बौखलाती हुई चली गई थी। आदित्य अनजान लड़का नहीं था, बल्कि वह मेरी ही बड़ी ननद का देवर था। असल में मेरी बड़ी ननद ने रूही की शादी अपने देवर से ठीक करवाई थी। मेरी बड़ी ननद यह रिश्ता लेकर आई थी। वह चाहती थी कि उनके देवर आदित्य की शादी रूही से हो जाए और उनकी ननद मीरा की शादी प्रशांत से हो जाए। मतलब यह शादी अदला बदला करके हो रहा था। रूही तो आदित्य से प्यार करती थी, इसीलिए वह इस रिश्ते से बहुत ही खुश थी। लेकिन प्रशांत को मीरा एक जरा भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मीरा से शादी ना करके मुझसे शादी कर ली, जिस कारण से मेरी ननद रूही की शादी आदित्य के साथ टूट गई। और फिर वह गुस्से में आकर मेरे से बदला लेने लगी। मैंने प्रशांत को कहा, आपने मीरा से शादी क्यों नहीं की? आखिर आपने उस लड़की को क्यों धोखा दिया? तो प्रशांत कहने लगे, अरे वह लड़की एक जरा भी पढ़ी लिखी नहीं थी, और बात बात पर मेरी बड़ी दीदी से झगड़ा करती थी। उसने और भी कई लड़कों को फंसाकर रखा था। यही सब कारण से मैंने मीरा से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। तो मम्मी पापा मुझसे नाराज हो गए, क्योंकि रिश्ता पहले से ही उन लोगों ने तय कर दिया था। इसलिए मैं भी नाराज होकर घर से चला गया,
और दूसरे शहर में काम करने लगा। मेरा रिश्ता टूटने की वजह से रूही का भी आदित्य के साथ रिश्ता टूट गया था, जो कि हमेशा से आदित्य का ही नाम लेती रहती थी। फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मैंने मम्मी पापा को अपने रिश्ते के बारे में बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मम्मी पापा तैयार हो गए और वापस मुझे अपने घर पर बुला लिया। इसलिए मैं नौकरी छोड़कर वहां से यहाँ चला आया और फिर तुमसे शादी कर ली। मुझे एहसास था मैंने गलत किया, मगर मुझे यह नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर आने के बाद रूही तुम्हारे साथ यह सब करेगी। वह अब तक आदित्य को भूल ना पाई है, जबकि तुम्हें पता है मीरा की अब शादी भी हो चुकी है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही डाइवोर्स लेकर अपने घर पर आकर बैठी है। और अब रूही भी यही चाहती है मैं भी तुम्हें डाइवोर्स दे दूं और फिर से मीरा से शादी कर लूं, ताकि उसकी और आदित्य की भी शादी हो सके। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रशांत ने जब मुझे सारी बातें बताई तो मेरी समझ में पूरी कहानी आ गई थी। मगर अब क्या होगा? वह मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती है। प्रशांत अभी सोच में पड़ गया और कहने लगा, हम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा और कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। जब मम्मी पापा रूही के बारे में कोई फैसला कर लेंगे फिर हम वापस लौटकर आएंगे। प्रशांत ने जब यह बात अपने माँ पापा को बताए वह इस बात पर बिल्कुल भी राजी ना हुए। मेरी सासू माँ कहने लगी, नहीं, अब तुम यह घर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाओगे, कोई और रास्ता निकालो। 2-3 दिन तक रूही ने अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मेरी सास उसका खाना उसे कमरे में ही पहुंचा देती थी। मैं मौका देखकर रूही से बात करना चाहती थी और आज जैसे ही मेरी सास खाना देकर रूही के कमरे से बाहर निकली, मैं रूही के पास चली गई और फिर मैंने उसे जो कहा उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मेरी सास भी थोड़ी देर बाद कमरे में चली आई। मैंने रूही को कहा, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है और अब मैं तुम्हारे खातिर प्रशांत को डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। वह मुझे हैरत भरी नजरों से देख रही थी और मैं यह कहकर उसे कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि मैंने मन ही मन ठान लिया था कि जो हो सो हो गया, लेकिन अब मुझे इस काम को इसको अंजाम तक पहुंचाना है। इसलिए मैंने अपने सास ससुर को प्रशांत के लिए मीरा का रिश्ता लेकर जाने के लिए कहा। पहले तो मेरे सास ससुर राजी नहीं हुए, मना किए, लेकिन मेरे समझाने के बाद वह लोग मीरा के घर पहुंच गए। शर्त यह थे कि पहले रूही और आदित्य की शादी होगी और फिर मीरा और प्रशांत की शादी हो जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि मैं प्रशांत के मुंह से मीरा के बारे में जो जो सुना था वही सच होगा। मीरा सच में अच्छी लड़की नहीं थी और किसी भी रिश्ते में बंद कर रहना नहीं चाहती थी। और फिर उसने शादी के लिए क्या क्या कर दिया। वह बोली, मैं अब प्रशांत से शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि सौतन के रहते हुए मैं फिर से शादी करूं, इसलिए मुझे अब अकेले ही रहना है। मैंने उसे कहा भी मैं अपने पति को उसके साथ बांटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मीरा तलाकशुदा होने के बावजूद भी एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। अब रूही को एहसास हो गया था कि उसकी भाभी उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने वाली थी। मीरा के घर वाले इस बात पर खुश थे कि मेरी सास ससुर खुद अपने बेटे प्रशांत का रिश्ता लेकर मीरा के लिए गए थे। भले मीरा प्रशांत की दूसरी बीवी ही बने, मेरे सास ससुर भी उसको अपनाने के लिए और बहू मानने के लिए तैयार थे। मेरी इज्जत और कदर अब सबके दिल में बढ़ गई थी। मैंने जो गेम खेला था उसमें पूरी तरह से जीत गई थी। मीरा के माँ बाप को मेरे सास ससुर से नाराजगी दूर हो गई थी। उन्होंने अपने बेटे आदित्य का रिश्ता रूही के लिए मांग लिया। फिर रूही और आदित्य की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। आज रूही विदा होकर खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। वह मेरा धन्यवाद करते नहीं थक रही थी। मैं उसके खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थी, जबकि वह अपने पिछले व्यवहार के लिए बहुत ही शर्मिंदा थी। मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि जीत तो मेरी ही हुई थी। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। बस मेरी यही प्रार्थना थी, रूही और आदित्य एकदम से खुश रहे और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरह से निभाए। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।